नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं जमनत न्यूज़ चैनल। और आज हम आगामी विधानसभा चुनाव मध्य जो होने जा रहे हैं 17 तारीख को, उसके संबंध में व्यापारियों से, आम नागरिक से चर्चा कर रहे हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा अमित सक्सेना नाम है और मैं मोबाइल व्यवसाय का एक व्यापारी हूँ। क्या कारोबार है आपका? मोबाइल से संबंधित है, मोबाइल एसेसरीज है, मोबाइल नए मोबाइल है, ऑनलाइन का भी काम है। ये चुनाव जो विधानसभा के होने जा रहे हैं, इसमें आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि जो बेरोजगारी पे बात करे, महंगाई पे बात करे, बुनियादी मुद्दों पे बात करे, और ना कि ये हिंदू मुस्लिम और विभाजन की बातें करे और ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ये तो हम चाहते हैं कि अभी इतने सारे सरकार ने टैक्स लगा दिए, गबरेज शुल्क लगा दिया और हर जगह ठेका प्रथा चालू कर दी। आप देख लीजिए, हर क्षेत्र में ठेका, हर चीज बेच रहे हैं, हर चीज में सरकार कुल मिला के 20 साल से आप जो सरकार काम कर रही है, और 20 सालों में इन्हें कहा है कि बिल्कुल लास्ट टाइम में लाडली योजना निकाल दी, लास्ट टाइम में स्किल ये दुनिया भर की योजना है। पर कब बिल्कुल चुनाव के सट्टे उनको लग रहा है कि पूरा चुनाव उनके हाथ से निकल गया, तभी बातें करने लगे। उससे पहले 20 साल से आपने क्यों नहीं किया? और व्यापारियों को तो बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि जीएसटी के मकर जाल में फंसा दिया उनको। तो व्यापारी जीएसटी तो केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार को लगाती है, और सीएसटी जो लगती है स्टेट लेवल की, वो उनके आधार पर चलती है। नहीं, जीएसटी का विरोध नहीं है। जीएसटी तो सही है कि बहुत से विकसित देश में जीएसटी लगी हुई है, और ऐसा नहीं है कि जीएसटी बुरी है। जीएसटी की दर का विरोध है। क्या है कि 28%, 18%, 12% बहुत ज्यादा है ये। और विकसित राज्यों में जितने भी वो देश है, विकसित जितने भी देश है, उसमें जीएसटी हाईएस्ट 12% से ज्यादा नहीं है। तो ये सरासर लूट है। 28% जो है स्लैब है, 18% का स्लैब है, बहुत ज्यादा लूट है ये। नहीं तो क्या होना चाहिए उसमें? ये होना चाहिए कि उसकी ये दर कम होना चाहिए। और अभी तो आपने शायद पढ़ा भी अखबार में होगा कि छात्र रहते हैं, छात्रावासों में रहते हैं, उन पे भी 18% जीएसटी लगाई जाएगी। ये कहीं ना कहीं सरकार का दिवालियापन है, और ये कुछ भी मतलब पैसे के लिए सरकार कुछ भी कर डालेगी। मतलब आप बीजेपी सरकार को रिपीट नहीं चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अगर जो सीएम चेहरा है अभी वर्तमान में, जो सीएम है शिवराज सिंह, उन्होंने तो बहुत सारी घोषणा की हैं और बहुत सारा पैसा बांटा है, लाडली योजना का, उज्ज्वला योजना का, इसका उसका तमाम पैसा बांट रहे हैं, किसानों को पैसा बांट रहे हैं। तो क्या इससे जनता इससे उनके साथ नहीं देगी? यही शिवराज जो बीजेपी के केंद्रीय कमेटी के मेंबर हैं, इनने कहा जब और राज्यों में चुनाव हुए, दिल्ली में हुए, केरल में हुए और राज्य में भी चुनाव हुए, तो उनने जब वहां की सरकारों ने वादे किए, उनने भी वहां पे लोगों की मदद करी, उनने भी बांटे। तो इन लोगों ने कहा जब शिवराज सिंह का स्टेटमेंट था केंद्र की कमेटी में, तो बैठक में नई मीडिया के सामने बोला था कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, और यहाँ की जो राज्यों की जो वो है कि अर्थव्यवस्था, उसको घाटे में डाल रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। वो बांटे तो रेवड़ियां, आप बांटे तो हलवा। मतलब आपने बिल्कुल एंड टाइम पे बिल्कुल वही, आप जिसका विरोध कर रहे थे कि रेवड़ियां नहीं बांटेंगे, आप खुद बांट रहे हैं। तो मतलब आपकी नीति आप कहते हैं और आप ही मुकर जाते हैं। ये किस तरह की नीति है, आप बताएं आप। तो यानी आप मतलब परिवर्तन चाहते हैं सरकार का? बिल्कुल चाहते हैं हम। क्या है, एक बुजुर्ग कहा करते थे कि एक तवे की रोटी एक तरफ जल जाती है, अब उसको पलटना बहुत जरूरी है। तो आगामी विधानसभा में शिवराज सरकार हम नहीं चाहेंगे। हम व्यापारी जितने भी हैं, चाहे ग्वालियर के हों चाहे मध्य प्रदेश के, वो चाहते हैं कि एक भय मुक्त व्यापार हो और जीएसटी कम से कम हो, और उल्टे सीधे जो टैक्स सरकार आने फाने में कभी भी किसी समय लगा देती है, वो ना लगे और चैन से अपना व्यापार कर सकें। लेकिन कांग्रेस में भी तो ये स्थिति है कि कोई कमलनाथ का विरोध वो शिवराज करते हैं, वो दिग्विजय सिंह करते हैं, दिग्विजय का शिवराज करते हैं। ये गुटबाजी जो है कांग्रेस में भी तो ये स्थिति है। नहीं, देखो क्या है कि बीजेपी और कांग्रेस की नीतियां थोड़ी बहुत अलग अलग हैं, पर उसमें जो विरोध है उनका, क्या आपस में गुटबाजी करते हैं, क्या करते हैं। पर व्यापारी उस जो 18 महीने सरकार चली कांग्रेस की, तो उनका कहीं ना कहीं थोड़ा लगा कि हाँ, थोड़ी ठीक चल रहा है अर्थव्यवस्था, लोगों को तनख्वाह टाइम पे मिल रही है, व्यापार में थोड़ा सा उछाल आ रहा है।
पर आनंद फानन में जो टैक्स लगा देते हैं, उल्टी सीधे टैक्स थोप देते हैं, वो कांग्रेस में नहीं होता है। माना की गुटबाजी है और करते भी हैं जी, और करते रहेंगे। कौन सी वो जनता तो मूर्ख नहीं है, अगर वो भी 5 साल बाद करेंगे तो उनको भी पलट देंगे। पर मेरा कहने का मतलब सीधा है कि 20 साल सरकार को जब जनता ने झेल लिया तो अब दोबारा झेल नहीं सकते। 20 साल तक हम पलटेंगे, ये गारंटेड है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व वाली सरकार नहीं चाहिए हमको। ये लाडली बहना योजना जो चला करके उन्होंने जो महिलाओं को अपने तरफ में किया है, अपने पक्ष में किया है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? महिलाओं से मैंने बात करी लाडली की, तो वो सीधे सीधे उन्हें भी समझ में आ रहा है कि चुनाव टाइम पे क्या आपने ये जिस स्कीम ला के क्या उनको बेवकूफ़ समझते हो महिलाओं को भी, कि महिलाओं को 1000 और 2000 रुपये में क्या उनको इतनी महंगाई में सिलेंडर 1000 रुपये का है और कहाँ वो 400 रुपये का आया करता था, और हर चीज़ महंगी है। जीरा 400 से सीधा 800 हो गया, प्याज 60 रुपये बिक रही है, हर चीज़ महंगी है। एजुकेशन का भयंकर व्यापार चल रहा है, मेडिकल में तो लूट मची हुई है। तो आइए कि बेवकूफ़ है जनता। महिलाएं पैसे तो जरूर ले रही हैं कि फ्री का कोई नहीं छोड़ना चाहता आज के समय पर, तो वो ले जरूर रही है। पर वो भाजपा को अगर गारंटेड है कि भाजपा को लग रहा है कि हमें सुनिश्चित वोट बैंक है कि महिलाओं को देंगी, तो आप भूल जाएं जो आपने जो किया है ना, 1 या 2% महिला ही आपको वोट देंगी, इससे ज्यादा कोई नहीं देंगी। मतलब उसका लाडली बहना योजना का कोई इनको फायदा बीजेपी को मध्य प्रदेश सरकार को मिलने वाला नहीं। आप चाहे कितनी सरकार भुना ले कि लाडली 3000 रुपये देंगे, हम 1500 देंगे, हम 1200 देंगे, और दे भी रही है। लेकिन केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आते हैं या मीटिंगें करते हैं, आम सभा करते हैं, बड़ी बड़ी आम सभा 10-10 लाख लोगों की आम सभा करते हैं, जैसे भोपाल हुई, सागर हुई, ग्वालियर में, उसमें उन लाडली योजना का कोई नाम ही नहीं लेते हैं। वो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम ही नहीं लेते हैं। क्या कारण है? वो नाम नहीं लेते हैं, वो उनकी पॉलिसी है। पर आपको देखिए भीड़ इतनी होती है, आप देखते हैं कि मतलब 10-10, 20-20 लाख लोगों की रैली कर जाते हैं। आपको क्या लगता है कि रैली के ये अपने आप आ गए लोग? इनको लाया जाता बाकायदा, इनको 500 रुपये 1000 रुपये ला के ये बाकायदा पूरे भाड़े के भी आते हैं। उनको ऊपर से कर्मचारियों को आशाएं ऊषा कार्यकर्ताओं को प्रेशराइज करके भी लाया जाता है कि आपको टारगेट इतनी लाए। ये अपना पूरा एक रैली में 100-100 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। जनता के पैसे की टोटल बर्बादी। जनता के मूर्ख समझते नहीं कि इतनी भीड़ कहाँ से आती है। आज की इतनी महंगाई में लोगों को एक दिन की छुट्टी में ही बहुत मुश्किल पड़ जाती है। आप सोचो पूरे दिन छुट्टी मार के वहां पर कैसे पहुंच जाएंगे मदद सुनने। सब समझ रहे हैं कि पैसे का खेल है, पैसे और पावर का खेल है, और जिसका जनता का धन का दुरुपयोग कर रही बीजेपी सरकार पूरी तरह। 2018 में जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन सिंधिया जी ने उसको गद्दारी कहें या कुछ भी किया अपने हित समर्थन के लिए, उसका बगावत कांग्रेस में बगावत करके बीजेपी सरकार 1.5 साल में फिर 15 महीने द्वारा बनवा दी थी। तो क्या उनका यह कदम उचित था? नहीं, मेरे हिसाब से वो जो उनका कदम था वो उचित नहीं था। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी गोटीबाजियाँ चल रही थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी गलती है कि अगर उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं ना कहीं इतनी मेहनत करने के बाद उनको क्रेडिट नहीं मिला, और ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक हो गए, और उसको कहीं ना कहीं उसको लगने लगा उनको कि कहीं ना कहीं हमको साइड कर रहे हैं। इस चक्कर में वो कदम गलत था, पर उनने वो कदम उठाया, वो भी गलत है। पर कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार कमलनाथ और शिवराज भी हैं, वो कमलनाथ और वो भी हैं, दिग्विजय सिंह भी हैं। लेकिन जो 2018 के बाद 2020 में चुनाव हुआ, आपके लॉकडाउन के बाद में, कोरोना काल के बाद में, उसमें उनके 22 विधायक उनके साथ आए थे, जिसमें से 2 हारे, तो उनको कहीं एडजस्ट किया गया। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में उनके 6 विधायकों को टिकट काट दिए गए, जो विद्रोह की स्थिति में आ गए। भविष्य कभी आज तक वर्तमान में या पहले कभी ऐसा अतीत में नहीं हुआ कि सिंधिया के महल पर प्रदर्शन हुआ हो। तो क्या इससे सिंधिया की छवि को धक्का नहीं लगा? बिल्कुल लगा है कि सरकार जनता भी समझ चुकी है। सरकार भी देखा सबने, सरकार ने क्या किया, 35 करोड़ में विधायक खरीदे। जनता ये लोकतंत्र की व्यवस्था जो है कि लोकतंत्र है उसका बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी, और सीधे सीधे सबको मालूम है कि 35 करोड़ की जो लाल है अब मैदान में आ रहे हैं, और जनता इनको पीला भी कर देगी। मतलब इनको वोट दे के घर बिठा देगी, अब दोबारा वोट नहीं देगी। मतलब सिंधिया की जो छवि थी वो धूमिल हुई है, और इस चुनाव में भी उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि उनका 1-2 से ज्यादा प्रत्याशी। सिंधिया जी कहते हैं कि जब 18 के चुनाव में जब मैं मेरे को चेहरा बनाया गया था, मेरे चेहरे के कारण भाजपा इसमें 27 सीटें जीती, वो कांग्रेस 27 सीटें जीती थी ग्वालियर चंबल संभाग में, और मैं अब 3400 सीटें इस बार जीतूंगा। मुझे लगता है कि देखो अभी पूरा ये माहौल बना हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, वो बीजेपी के विरोध में बना हुआ है, क्योंकि 20 साल से ज्यादा हो गए
अब वो उनने इतनी सारी घोषणा करी, ग्वालियर के व्यापारियों से भी वादा किया कि हम लोहा मंडी बसाएंगे, वो बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों का संगठन है उनसे भी कहा था उनने कि हम गबरे शुल्क हटा देंगे। फिर उसने अभी लास्ट टाइम चुनाव पे उनने उसका संशोधन कर दिया कि इतना कर दिया, पर बहुत गबरे शुल्क लगा दिया और दुनिया भर के टैक्स लगाए जा रहे हैं। व्यापारियों में आए दिन रेट बढ़ रही है, चुनाव माहौल में उस तरीके से चुनाव को मतलब व्यापारियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो मुझे लगता है, अब मैं तो यही कहूँगा कि सभी जो इसको इंटरव्यू को सुन रहे हों उन सभी से अपील है कि भाजपा को इस बार सबक सिखाना है, और जो अपने आप को महल के राजा कह के संबोधित करवाना चाहते हैं या राजा कहते हैं, उनकी प्रजा को बताते हैं, उनको सोपड़ा साफ कर देना चाहिए उन लोगों का। यानी आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, और कांग्रेस से अपेक्षाएं करना चाहते हैं कि वो जो कमियां इनमें बीजेपी सरकार में रही उनको पूरा करें। देखो 20 साल से झेल रहे हैं, हम तो चाहेंगे कांग्रेस से अपेक्षा जनता की है, और वो जो कैंडिडेट है सीएम चेहरा है कमलनाथ, उनसे भी चाहेंगे कि वो एक अच्छा परिवर्तन करें और मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा जो बेरोजगारी है उसको भी दूर करें। एजुकेशन में बहुत ज़्यादा लूट मची हुई है, और अगर आप गलती से अगर बीमार हो गए और प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो समझ लो आपको प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगी, तब तक ये आपको जिंदा रहना, नहीं खर्च कर पाए तो सीधा आपको मरना ही है। इतनी महंगाई है, इलाज के नंबर लूट है, उसमें सब में मतलब कम से कम से इलाज हो और जनता उसमें थोड़ी उसको अच्छा महसूस हो। इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं असली जो बीजेपी को दरकिनार कर रहे हैं, साइड कर रहे हैं? क्या मेन मुद्दा है? तो ग्वालियर का खासकर मैं बताऊं आपको, ग्वालियर में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के बीच में कि वो बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा है। अब बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि आपको 6,000 में लड़के काम कर रहे हैं 12-12 घंटे, और उनसे वो कहते हैं गलती से भी हम 6,000 रुपये कम पड़ते हैं, थोड़ा बढ़ा दो, तो वो सीधे कहते हैं नौकरी से हट जाओ। मतलब श्रम कानून का तो बंदरवाट कर ही दिया है कि 6,000 5,000 रुपये में नए नौजवान लड़के 12 घंटा काम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा त्रासदी क्या होगी नौजवानों की कि उनकी तो वाट लगा छोड़ दी है कि 12 घंटे काम करवा रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं, बीमार होते हैं आपके पैसे कट जाते हैं, आप कुछ भी हो आपके पैसे कट जाएंगे, आप छुट्टी नहीं मिलेगी। श्रम कानून का पुलिंदा एकदम बंदरवाट कर दिया। तो सीधा कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। उसके बाद ग्वालियर के हॉस्पिटलों में प्राइवेट में इतनी ज्यादा लूट मची हुई है, उसको रोक लगाना चाहिए। और तीसरा बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है ग्वालियर में तीसरा सबसे बड़ा व्यापार है नहीं है। सारे व्यापारी जितने भी, एक व्यापार का माहौल ही नहीं है। आप देखिए व्यापार का माहौल ही नहीं है। अगर ग्वालियर के व्यापारी कहीं अगर थोड़ा बहुत व्यापार की कोशिश भी करते करने की, तो ये शुल्क वो शुल्क, ये टैक्स वो टैक्स, मतलब टैक्सों से फुर्सत नहीं मिल रही तो व्यापार कब करेंगे जब टैक्स ही भरते रहेंगे, कमाएंगे नहीं, उनको टैक्स देते रहेंगे। मैंने कहीं गया, दिल्ली गया और भी जिस जगह, वहां देखा एक व्यापार का खुशनुमा माहौल है, व्यापारी कर रहा है। और ग्वालियर के जितने भी व्यापारी हैं वो दिल्ली से अप डाउन करते हैं, माल लाते हैं, क्योंकि ग्वालियर से अगर माल लेते हैं खुद व्यापारियों से तो जीएसटी वगैरह और टैक्सेस इतने ज्यादा है कि अगर महंगा लेंगे तो महंगा बेचेंगे, तो व्यापार का माहौल वैसे ही नहीं है। इसलिए व्यापारियों को टैक्सेस में भारी छूट देना चाहिए। ये सरकार से अपील है जो स्कीम बने वो। अभी सरकार ने बिजली के बिल माफ कर दिए हैं, और जो आम जनता थी जो लगातार बिजली का, तो क्या वो मुद्दा बन सकता है कि हम पूरे साल भर टैक्स जमा कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, और जो चोरी कर रहे हैं उनके टैक्स पूरे माफ हो जाते हैं, बिजली के बिल माफ हो जाते हैं? क्या ये सरकार का कदम उचित है? ये सरकार जो कह रही है कि हमने बिजली के बिल माफ कर दिए, ये सरकार ने बिजली के बिल माफ नहीं किए हैं। मेरे अगर जो पिछली विधानसभा चुनाव में यही किया था सरकार ने कि स्थगित कर दिए थे। स्थगित मतलब कि चुनाव के बाद वो वसूले जाएंगे, स्थगित कर दिया। और माफ करने का जो प्रोपेगेंडा है ना, वो सिर्फ 1% 2% कर दिए वो बीपीएल वालों के। मतलब ये जनता को गुमराह करने वाला है। स्थगित किए, ये मैंने अच्छी तरह हम जानते हैं, पिछले विधानसभा में 20 साल से देख रहे हैं ये नौटंकी हो रही है, वो स्थगित कर दिए ना कि माफ कर दिए। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।